नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम द्वादश पटले अर्थात पाठ 12 पढ़ रहे हैं और वो है हमारा मूर्खम मित्रम। और मूर्ख मित्र क्यों कहा गया है ये हम अपनी कहानी में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो राजा का एक मित्र था, राजा को अत्यधिक प्रिय था, बंदर जो है, उसने क्या मूर्खता करी थी कि मक्खी को मारने के लिए जो कि राजा की नाक पर बैठी थी उस पे तलवार से प्रहार किया और जिसके कारण मक्खी तोड़ के दूर चली गई और राजा की जो नाक है वो कट गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ख मित्रों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ जो है वो मित्रता करना जो है उचित नहीं है। तो ये कहानी हमने पढ़ ली थी, इसके शब्दार्थ भी कर लिए थे और इसके हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे। अब हम आज आगे के प्रश्न इसके करते हैं। तो हमारा प्रश्न 4, रेखांकिता नाम पदानाम आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो वाक्य हमें यहाँ दिए हुए, हमें उनके प्रश्न बनाना है। कर्मपुर नगरे एक है नपह आसीत। और यहाँ पे नपे के नीचे रेखा खींची हुई है, अर्थात इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हिंदी में हम प्रश्न बनाएंगे। कर्मपुर नगर में एक राजा था, तो कर्मपुर नगर में एक कौन था? क्या आएगा? कह। कर्मपुर नगरे एक है कह आसीत। और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्न है। ख नपह अत्यंत सदाचारी आसीत। राजा जो है अत्यधिक क्या था? सदाचारी था। ये और सदाचारी के नीचे दी हुई है हमारी रेखा, तो इसको आधार बनाना है। राजा अत्यंत कैसा था? तो कीदृश आएगा कैसे के लिए? नपह अत्यंत कीदृश है आसीत, अर्थात राजा कैसा था। तो ये हमारा प्रश्न बन गया। ग एक है बानर है नेपस्य है आसीत। एक बानर राजा का प्रिय था। तो यहाँ पर एक है बानर के नीचे क्या है? रेखा है। इसको आधार बना के हमें जो है प्रश्न बनाना है। तो कौन राजा का प्रिय था? तो कह नेपस्य प्रिय आसीत। तो इस तरह से ये हम प्रश्नवाचक जो हैं उनका हम निर्माण करते हैं, उनको आधार बनाकर जो हमारी रेखा दी गई है। पहले हम हिंदी में उसका अर्थ करते हैं और हिंदी में प्रश्न बनाते हैं और फिर देखते हैं वहां पर कौन सा उचित जो है कह धातु के रूप आएंगे। अब हम आगे की करते हैं वाक्यों का प्रश्न निर्माण। घ बांध है खड़केन, और यहाँ इसके नीचे रेखा है प्रहारम अक्रोध।
अर्थात बानर ने बंदर ने तलवार से प्रहार किया। तो प्रश्न क्या बनेगा? बंदर ने किससे प्रहार किया? तो तृतीय विभक्ति है किसी से, तो केन प्रहारम अकरोत। अर्थात बंदर ने किससे प्रहार किया। न्यपस्य नासिका, और यहाँ नासिका के नीचे रेखा दी हुई है, चिन्ह अभवत। राजा की नाक जो है वो छिन्न हो गई, तो राजा की क्या छिन्न हो गई? ये हमारा प्रश्न बनेगा। तो न्यपस्य का छिन्न अभवत, ये हमारा प्रश्न बन गया। इसी तरह च मच्छिका न्यपस्य नासिकायाम अतिष्ठत। अर्थात, और यहाँ पे दे रखा है नासिकायाम के नीचे रेखा, तो मक्खी जो है राजा की नाक पर बैठी थी। तो ये हम कुछ प्रश्न बनाएंगे, मक्खी जो है वो राजा के किस पर बैठी थी? मच्छिका न्यपस्य, तो किस पर? सप्तमी विभक्ति है और नासिका के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होगा क्योंकि मक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ आएगा कस्याम, कह धातु के स्त्रीलिंग के रूप। मक्षिका न्यपस्य कस्याम अतिष्ठत। अर्थात मक्खी जो है वो राजा की किस पर बैठी थी। तो इस तरह से ये हमने प्रश्नों का निर्माण अपना पूरा कर लिया। ये हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं, प्रश्न 5। और प्रश्न 5 है हमारा उचितम मेलनम कुरुत, अर्थात उचित जो है मिलान कीजिए। तो यहाँ में दोनों तरफ हमारे पद दे रखे होंगे, तो इधर लिख लेते हैं पहले हम एक तरफ के, और फिर हम उचित जो हैं उनका मिलान करेंगे। प्राचीन काले ख है भूपति ही, ग जंतव्य है, घ कपिः, अणा कुपित है, च अस्सी, और छ मैत्री। ये हमें एक तरफ के हमने पद लिख लिए। अब हम दूसरी तरफ के पद लिख लेते हैं और फिर उनका उचित मिलान हम करेंगे। तो यहाँ है मित्रता, दूसरा है खड़ग, तीसरा क्रुद्ध है, उसके बाद पश्व है, बानर है, नप है, और पुरा। तो ये दोनों तरफ के हमने पद लिख लिए हैं। अब हमें इनका उचित मिलान करना है।
देखिए उचित मिलान में जरूरी नहीं है कि ऊपर हमें दिया हुआ कि समानार्थी मिलाने हैं या विलोम मिलाने हैं, ये जरूरी नहीं है। तो हमें वहाँ पर उचित पदों को दूसरी तरफ के पदों को देखकर ही समझ में आता है कि हमें किस तरह से मिलान करना है। अगर समानार्थी शब्द है तो समानार्थी में मिलान करना है, विलोम शब्द है तो विलोम में करना है, विभक्ति दी हुई है दूसरी का तरफ कोई तो विभक्ति के अनुसार करना है। तो जैसे प्राचीन काले, प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में, तो यहाँ पे पुराने समय का क्या है, पुरा, तो ये हम क से इसको मिलान करेंगे तो यहाँ हम का लिख देंगे, प्राचीन काले पुरा। उसी तरह भूपति अर्थात भू जो हमारी पृथ्वी है उसका पति अर्थात स्वामी उसका, तो वो राजा को भी बोला जाता है, तो नपह राजा, तो ये ख नपह है। जंतव है अर्थात जंतु, तो यहाँ पर उसके आधार पर पशु है, तो उसका उचित मिलान हो गया। कपिहि, कपि हम किसको बोलते हैं, बंदर को, ये पर्यायवाची शब्द है बंदर का, तो कपिहि बानर है। कुपित है अर्थात क्रोधित होना, और यहाँ पर है क्रुद्ध, तो ये हमारा इससे मिलान होगा इसका, क्रुद्ध का कुपित से। असी, असी हम जो है खड़क को भी बोलते हैं, तो इसलिए असी से खड़क का मिलान करेंगे। और मैत्री मित्रता, तो इस तरह से हमारा ये उचित मिलान पूरा होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्राचीन काले पुरा, भूपति नपह, जंतव है, पशु है, कपि बानर है, कुपित है, क्रुद्ध है, असी खड़ग, मैत्री मित्रता। तो इस तरह से हम मिलान कर देंगे कुछ समानार्थी शब्द में कि उसके अनुसार दूसरा शब्द क्या आ रहा है उसके आधार पर हम मिलान करते हैं। तो ये हमारा उचित मिलान पूरा हुआ। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं, प्रश्न 6, और वो है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ये हमारे वाक्य दिए हुए हिंदी में और जिनकी हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। राजा बहुत दयालु था, राजा बहुत दयालु था। और जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ हम क्या ध्यान रखते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया कौन सी है, एक वचन में आ रहा है तो एक वचन की क्रिया भरनी है हमें, और हमारा लकार कौन सा है, अगर भविष्य काल है लिट लकार के रूप चलेंगे, भूतकाल है हमारा लंग लकार के रूप चलेंगे, या फिर वहाँ वर्तमान काल है तो लट लकार के हमारे रूप चलते हैं। तो राजा बहुत दयालु था। अब इसका हम अनुवाद करेंगे। अनुवाद, राजा बहुत अत्यंत दयालु हो और था आसीत। अर्थात राजा अत्यंत दयालु हो आसीत, राजा बहुत दयालु था। ख, उसके राजभवन में अनेक पशु थे। अर्थात उसके राजभवन में, किसके, राजा के राजभवन में। तो यहाँ पर अनुवाद जब हम करेंगे तो उसके विभक्ति लग रही है, के आ रहा है, तो संबंध कारक तस्य राजभवन में सप्तमी विभक्ति, राजभवने अनेक पशु, तो अनेक पशु है, बहुवचन में लिखेंगे हम पशु है। अब थे आ रहा है तो थे लंग लकार हमारे भूतकाल के रूप चलेंगे, और अनेके है पशु है यानी बहुवचन है तो रूप भी हमारे वही होंगे। पशु थे तो रूप बनेगा यहाँ पे आसन।
अर्थात तस्य राजभवने अनेके पशवः आसन्, उसके राजभवन में अनेक पशु थे। हम आगे क्या करते हैं, ग यह देखकर बंदर बहुत क्रुद्ध हुआ। यह देखकर तो इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, दृष्ट्वा आ रहा है देखकर। हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ पर कर आता है वहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं धातु के साथ, तो देखकर दृष्ट्वा बंदर अर्थात बानर है, और अत्यधिक क्रोधित हुआ, बहुत क्रुद्ध हुआ, तो अति क्रुद्ध है अभवत। यहाँ भी लंग लकार है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि बंदर भी एक वचन में है। तो इदम दृष्ट्वा बानरः अति क्रुद्धः अभवत्, यह देखकर बंदर अत्यधिक क्रोधित हुआ। अब हम आगे के जो हमारे वाक्य हैं उनका अनुवाद करेंगे। घ मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं होती। तो मूर्ख व्यक्तियों, तो बहुवचन आ रहा है, तो मूर्ख ही व्यक्तियों के साथ आ रहा है, तो सह आ रहा है, तो वहां हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, ये हमने उपपद विभक्ति के नियम पढ़े थे उसमें था। तो साथ है तो सह के साथ वैसे षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए क्योंकि के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सी लगाएंगे, सह आएगा तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और तृतीया विभक्ति में बहुवचन में क्या बनेगा, राम ही बनता है, तो मूर्ख ही जनहि, मूर्खई जनहि, अर्थात मूर्ख लोग के साथ तो सह मित्रता, मैत्री भी लिख सकते हैं हम, मित्रता भी लिख सकते हैं, उचित नहीं होती, तो न उचिता अर्थात उचित नहीं होती है। तो आएगा मूर्ख ही जनहि सह मित्रता न उचिता, अर्थात मूर्ख लोगों के साथ जो है वो मित्रता अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमारे सभी जो संस्कृत के अनुवाद हमें करने थे वो हमारे समाप्त हुए। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं, और वो भी हमारा विभक्ति पर उस पर आधारित है कि कौन से लिंग है, कौन सा पुरुष है, वचन है, विभक्ति है, ये हमें देना है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम शब्द रूपों का ज्ञान हमें अच्छे से हो। अधोलिखिता नाम पदानाम, अर्थात नीचे लिखे हुए पद, लिंगम, उसमें लिंग बताना है आपको, विभक्ति वचनम च लिखत, च लिखत है।
अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो वहाँ पर हम सबसे पहले नीचे लिखे हुए जो पद हैं वो लिखेंगे कि कौन कौन से हमें पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पदम लिखेंगे, कौन से पद हैं, और फिर उसके आगे जो उनके लिंग लिखने हैं हमें, कौन से लिंग में है वो, उसके बाद उसकी कौन सी विभक्ति है, और उसके बाद उसका कौन सा वचन है। तो ये हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम पद लिख लेते हैं यहाँ पर। नगरे राज्ञ है, व्यजने मच्छिका, खड्गेन नासिकायाः, और जनहि। तो ये हमारे सारे पद दिए हुए हैं। तो यहाँ लिंग और विभक्ति देनी है, इसका मतलब ये हमारे सारे शब्द रूप हैं, क्योंकि लिंग और विभक्ति हमें शब्द रूपों में ही देनी होती है। धातु रूप में हमें लकार और वचन और पुरुष होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उनका ज्ञान होना जरूरी है, उसके आधार पर ही हम आगे का जो है वो छांट सकते हैं कि कौन सा हमारा लिंग है इसमें और कौन सी विभक्ति है। नगरे, तो ये नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंगम, और विभक्ति इसमें नगर में सप्तमी विभक्ति, जैसे रामे बनता है, फले बनता है, तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन। राज्ञ है, राज्ञ जो है वो राजा के अकारांत शब्द रूप है। तो राज्ञ है, दो में बनते हैं, पंचमी विभक्ति में भी और षष्ठी विभक्ति में भी। तो ये पुल्लिंग शब्द है। सबसे पहले हम लिंग लिखेंगे, पुल्लिंगम, और इसमें विभक्ति लिखेंगे पंचमी और षष्ठी। और ये भी हमारा एक वचन है। एक वचना। उसी तरह व्यजनेन, तो व्यजन पंखे के लिए आया है और तृतीय व्यक्ति है, लेकिन ये नपुंसक लिंग शब्द है। और तृतीय व्यक्ति है, फलेन बनता है तृतीय व्यक्ति में। उसी तरह तृतीय व्यक्ति एक वचन। मच्छिका स्त्रीलिंग शब्द है। सबसे पहले हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, और मच्छिका जैसे रमा होते हैं स्त्रीलिंग में, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। खड्गेन, तो केन आ रहा है, और खड़ग नपुंसक लिंग शब्द है यहाँ पर। और ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। नासिकायाः, नासिका स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, और नासिकायाः स्त्रीलिंग शब्द में हमने कहा था आकारांत हमें रूप याद होने चाहिए, रमा के जैसे चलते हैं रूप। तो ये भी रमायाः दो में बनता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्त्रीलिंगम, और यहाँ पर जो है इसकी विभक्ति है पंचमी और षष्ठी।
और ये भी हमारा एक वचन का रूप है। अब जनहि, तो जनहि जन के लिए, लोगों के लिए है, ये पुल्लिंग शब्द है हमारा। और रामहि तृतीया व्यक्ति बनता है बहुवचन, तो ये तृतीया व्यक्ति और ये बहुवचन का है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। नगरे नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति एकवचनम, राज्ञः पुल्लिंगम पंचमी और षष्ठी विभक्ति एकवचनम, व्यजनेन नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति एकवचनम, मच्छिका स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम, खड्गेन नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति एकवचनम, नासिकायाः स्त्रीलिंगम पंचमी और षष्ठी विभक्ति एकवचनम, और जनहि पुल्लिंगम तृतीया व्यक्ति बहुवचनम। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रश्न 7 है विभक्ति वचन का, ये समाप्त हुआ। तो इस तरह से हमने इस पाठ के जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर थे वो सभी कर लिए हैं। लेकिन इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर हमने किए हैं और जो हमने सबसे आखिरी में अपना प्रश्न 7 किया है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रूपों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शब्द रूपों के ज्ञान के माध्यम से ही हम इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है और किस में किस तरह के रूप हमारे चलते हैं। तो ये हमारे पाठ के सारे प्रश्न उत्तर अब समाप्त हुए, ये हमारा पाठ समाप्त होता है।